अस्सलाम वालेकुम। हमने पोस्ट ऑपरेटिव केयर वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। आज हम उसी टॉपिक को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। उसके अंदर हम फेजेस डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे फेजेस रह गए थे। हमने देखा था कि इसके जो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर के 3 फेजेस थे। रिकवरी फेज़ था, ठीक है, और उसके बाद था केयर इन द वार्ड, और फिर जब हॉस्पिटल से पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है फिर जो उसकी केयर की जाती है वो 3rd फेज़ के अंदर आ रहा था। तो हमने रिकवरी फेज़ स्टार्ट किया था, उसके अंदर हम उसके कंपोनेंट डिस्कस कर रहे थे। बेसिक मैनेजमेंट वाला कंपोनेंट हमने डिस्कस कर दिया था। आज हम इसके सेकंड कंपोनेंट एयरवे एंड ब्रीदिंग से स्टार्ट करेंगे। एयरवे एंड ब्रीदिंग के अंदर हम जो है ना ABC देख रहे होते हैं, ठीक है। ABC, A एयरवे, B ब्रीदिंग एंड C सर्कुलेशन, ठीक है। एयरवे एंड ब्रीदिंग हमने क्यों देखनी है? हमने पेशेंट की एयरवेज के अंदर अगर कोई सिक्रीशंस वगैरह तो उनको क्लियर करवाना है, ठीक है। और हमने पेशेंट को तब तक आर्टिफिशियल ब्रीदिंग पे रखना है, उसको आर्टिफिशियल एयरवे देनी है जब तक वो खुद से सांस लेने ना लग जाए, तब तक हमने उसको आर्टिफिशियल एयरवे से नहीं हटाना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन में हमने क्या करना है? पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो हर 15 मिनट के बाद नोट करना है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है। उसके बाद हमने क्या करना है? पेशेंट का जो पल्स रेट है उसको भी रेगुलरली चेक करना है, उसका भी रिकॉर्ड रखना है ब्लड प्रेशर के साथ साथ। उसके बाद हमने वाउंड को एग्जामिन करना है, ठीक है, और रिएक्शनरी हैमरेजेस के लिए जो है वो वहाँ पे ड्रेनिंग करनी है। रिएक्शनरी हैमरेज की मेरी एक सेपरेट वीडियो है जिसमें हैमरेज और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया गया है, आप उससे देख सकते हैं कि रिएक्शनरी हैमरेज क्या होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्लूइड बैलेंस की। फ्लूइड बैलेंस में हमने क्या करना है? पेशेंट की बॉडी के अंदर फ्लूइड के लेवल को मेंटेन रखने की कोशिश करनी है, और उसको जो है ब्लड प्रोडक्ट्स वगैरह भी सारी देनी है जिससे उसके जो है फ्लूइड का जो बैलेंस है वो मेंटेन हो सके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो पॉइंट है डैट इज़ कोर टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर में हम देखेंगे, हमें पता है कि जब भी हमारी बॉडी को ओपन किया जाता है, सर्जरी होती है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है, हमारी बॉडी के अंदर हाइपोथर्मिया की कंडीशन आ रही होती है। अब जब वापस से टेम्परेचर राइज करेगा तो क्या होगा कि पेरिफेरल वैसोडाइलेशन होगी, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपोटेंशन होगी। इसलिए टेम्परेचर का ख्याल रखना भी ज़रूरी है इन द रिकवरी रूम। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जिनको स्पेशल कंसिड्रेशन की ज़रूरत होती है। उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं? सबसे पहले डायबिटीज़ मेलिटस का पेशेंट है अगर, तो उसकी हमने जो है ब्लड शुगर मोनीटरिंग करनी है, ठीक है। अगर कोई ऐसा पेशेंट जिससे कोई कार्डिक डिजीज़ है, कोई हार्ट का मसला है, तो हमने उसकी ECG मोनीटरिंग करनी है। और अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको यूरोलॉजी, यूरिनरी सिस्टम वगैरह का मसला है, तो हमने उसकी कैथराइजेशन वगैरह का ख्याल रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केयर इन द वार्ड। अब पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, वार्ड के अंदर पेशेंट की केयर किस तरह की जाती है, इसके भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसमें हम बारी बारी सब कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आ जाता है जनरल केयर। जनरल केयर में हमने क्या करना है? पेशेंट की अर्ली एम्बुलेशन करवानी है, ठीक है। हमने उसकी अर्ली मूवमेंट करवानी है ताकि थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस लाइक डीप वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह की कंडीशन से अवॉइड किया जा सके। लेकिन अगर पेशेंट की लार्ज सर्जरी है, कोई बड़ी सर्जरी हुई है उसकी, और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता, तो उसको जो है वो ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है, ठीक है। उसको हम जैसे किसी पैरालाइज पेशेंट को एक्सरसाइज करवाते हैं, हम उसको उस तरह ट्रीट करेंगे, उस तरह एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है। और इस तरह जो है प्रेशर एरियाज़ को भी मतलब वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर सोर्स बन सकते हैं या कंपार्टमेंट सिंड्रोम वगैरह की भी कंडीशन हो सकती है, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है डैट इज़ पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट हमने किस तरह करनी है? पेन को हमने WHO की पेन लैडर के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। WHO की जो पेन लैडर है उसको हमने एनेस्थीसिया वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है। रिएक्शनरी हैमरेज वाला लेक्चर की जो वीडियो है और जो ये वाली है जिसके अंदर WHO पेन लैडर के बारे में बताया हुआ, इन दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। पेन मैनेजमेंट जो है हम WHO की लैडर, जो पेन लैडर हमने पढ़ी थी WHO की, उसके मुताबिक हम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है डैट इज़ फ्लूइड बैलेंस। इसमें क्या होता है? अगर पेशेंट खुद से कुछ खा पी नहीं सकता तो हम उसको इंट्रावेनस फ्लूइड्स देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके अंदर नेक्स्ट जो पार्ट आ जाता है डैट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर तो पेशेंट की ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई हुई है तो हमने उसका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और उसका टेम्परेचर जो है वो रेगुलरली मोनीटर करना है कि अगर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसको डिटेक्ट किया जा सके और ट्रीट किया जा सके।
नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है मेडिकेशंस सर्जरी के बाद जो भी मेडिकेशंस रिक्वायर होती हैं वो उस वार्ड के अंदर मौजूद होनी चाहिए, जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, जिसके अंदर ओमेप्राजोल आ जाता है, फ्लूइड्स, ठीक है, हेपरिन, ये सारी मेडिसिन जो सर्जरी के बाद रिक्वायर्ड होती हैं उस वार्ड के अंदर मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है पॉइंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। सर्जरी के बाद जो भी कॉम्प्लिकेशन होती है उनको उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करना और फिर उसका ट्रीटमेंट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन। वैसे तो सर्जरी के बाद जो पेशेंट है वो 5 दिन के बाद 4 से 5 दिन के अंदर खाना पीना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके लिए हमने पेशेंट की जो है वो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो है मॉनिटरिंग करनी है, फ्लूइड बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। और अगर वो खाना नहीं शुरू करता तो फिर जो है एनजी ट्यूब पास की जाती है, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। और नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब जब पास की जाती है तो उसकी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। उसके अंदर एंटीपेरास्टैटिक मूवमेंट्स हो रही होती हैं उसकी वजह से, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आती है फिजियोथेरेपी किस तरह रोल प्ले करती है कि इसमें हमने स्टार्ट में पढ़ा कि पेशेंट को चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एयरवे जब हम पेशेंट का चेक कर रहे थे, जब हम पेशेंट मतलब लेटा हुआ था सर्जरी के बाद तो उसकी जो है सिक्रीशंस क्लियर नहीं हो रही होती, क्योंकि पेन की वजह से वो कफ नहीं कर सकता। कफ नहीं करेगा तो उसकी सिक्रीशंस क्लियर नहीं होंगी, सिक्रीशंस क्लियर नहीं होगी तो फिर वो वहाँ पे उसको एयरवे में मसला आएगा। उसकी सिक्रीशंस को क्लियर करवाने के लिए, चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए हम फिजियोथेरेपी करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से प्रिवेंट करने के लिए करवाते हैं। और दूसरा बेड सोर्स से भी प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को फिजियोथेरेपी करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाउंड की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको वेट नहीं होने देना, ठीक है। प्रॉपर ड्रेसिंग वगैरह इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद सर्जिकल ड्रेन में क्या होता है कि अगर कोई सर्जिकल ड्रेन एनजी ट्यूब वगैरह पास की गई तो वही जो उसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं लाइक एंटीपेरास्टैटिक मूवमेंट स्टार्ट हो सकती हैं, तो उन सबको जो है वो ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है केयर आफ्टर हॉस्पिटल डिस्चार्ज। जब पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया तो उसकी केयर किस तरह करनी है। इसमें हमने पेशेंट को गाइड करना है कि जो है एंटीबायोटिक्स उसने यूज़ करनी है, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसने कंटिन्यूसली एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है, ठीक है। अपने जो वाउंड है उसको गीला नहीं होने देना, ठीक है। रेगुलरली जो है वो बैंडेज चेंज करवानी है, और अगर वो खुद चेंज नहीं कर सकता तो उसके लिए वो हॉस्पिटल विजिट करे और अपनी बैंडेज लाजमी चेंज करे। हमने पेशेंट को ये भी बताना है कि कितने दिन बाद उसने आके अपने स्टिचेस खुलवाने हैं।